कोरोना काल के बीच में एक बार फिर से चुनाव आयोग के द्वारा एमएलसी चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और तिथि की घोषणा किए जाने के साथ ही इस चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने वाले सभी प्रत्याशी एक बार फिर से दमखम के साथ अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और चुनावों में अपना भाग्य आजमाने के साथ प्रत्याशियों तक अपनी बात पहुंचाने में भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशन तिवारी, जो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूर्व में लगातार वो राज्य कर्मचारियों की बात उठाते रहे हैं, मुखरता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने में सबसे आगे रहे हैं और आज जैसा कि सोमवार को चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई, 1 दिसंबर चुनाव की तिथि घोषित की गई है और साथ में ही इस बार एक सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि 1 दिसंबर 2020 को चुनाव संपन्न होने के बाद में 3 दिसंबर को इन चुनावों का परिणाम भी सामने आ जाएगा। ऐसे में एमएलसी प्रत्याशी हरिकिशन तिवारी मथुरा में मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि तिथियों की घोषणा के बाद किस प्रकार की तैयारियों में वो जुट रहे हैं, क्या अपने अधीनस्थों और अपने साथियों के साथ व्यवस्थाएं बना रहे हैं और किस प्रकार की तैयारियों को वो अंतिम रूप दे रहे हैं। जी सर, किस प्रकार की तैयारियां आप कर रहे हैं, क्योंकि अब तिथियों की घोषणा कर दी गई है? देखिए, चुनाव ऑलरेडी 7 महीने लेट हो गया है। अप्रैल में चुनाव होना था, बड़ी मुश्किल से सरकारों ने कराया है। चुनाव आयोग को आज मैं कहूँगा कि मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और उसके बाद ही तिथियाँ घोषित हो सकी हैं। अब 1 महीने का समय हमारे पास में है और हम लोग इसमें तेज़ी से लगेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जितने 12 जिले हमारे हैं जो इसमें हमारा चुनाव जाना है, वहाँ हम लोग लगभग नीचे स्तर तक सब जगह जा चुके हैं और चुनाव को हम लोगों ने प्रयास किया, चूँकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ, कि इसको जन जन तक पहुँचाए और हमने इसको गांव-गांव तक पहुँचाने का प्रयास किया है और अच्छा इस बार मत भी बना है। 2,81,000 वोट हमारे यहाँ बना है, जो कि सर्वाधिक यहाँ बना हुआ। जिले भी हमारे पास 12 सर्वाधिक जिले हैं, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में हमारे सामने नहीं है और सभी लोग जानते हैं मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैंने कैसे काम किया है। आप देखेंगे कि जो लड़ाइयाँ सरकारों से लड़ी गई हैं वो हमारे द्वारा बराबर लड़ी गई हैं और उसमें हमने तब कर्मचारियों को बहुत कुछ दिलाने का प्रयास किया है। वही उनके परिवार और सभी लोग हैं, वो जानते हैं कि जब मैं लड़ूंगा तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए और जन सामान्य चूँकि व्यवस्था में हमारे साथ जुड़ेगा तो उनके लिए भी हम लोग उसी तरह के काम करेंगे, जिससे कि जो ज़बरदस्ती होती है, आप देख रहे हैं आज की तारीख में कोई सुनने वाला नहीं है। पहले ज़माने में संवेदनशीलता रहती थी, आज संवेदनहीनता की बात हो गई है। चाहे जहाँ चले जाएँ, चाहे अधिकारियों पर चले जाएँ, चाहे जहाँ चले जाएँ। मैं तो ये कहूँगा ये सरकार पूरी की पूरी ये आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है सरकार। कोई भी इनके लोग, ये राजनीतिक लोग हैं, वो नहीं चला रही, बराबर मेरा आरोप रहता है। तो उसमें कम से कम हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी विषयों की होती है, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा काम आपका कर सकते हैं, आपका निपटा सकते हैं और वहाँ अपनी बात तार्किक आधार पर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने मन बनाया है। मैंने 2 साल पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा भी यानी बीआरएस भी लिया था और उसके बाद चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग काफ़ी ताकत से लड़ेंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे। अच्छा तिवारी जी, एक बात ये आती है सामने कि जैसा कि कोरोना काल एक ऐसा काल रहा जो पूरे एक इतिहास बन गया। इस पूरे काल के दौरान चुनाव हालांकि होली के बाद संपन्न होने थे, लेकिन कोरोना काल के कारण से ये चुनाव की तिथियां आगे बढ़ गई। ऐसे में पूर्व में जो लगातार आपके द्वारा प्रयास किए जाते रहे, लोगों के बीच पहुँचे, उन तक अपनी बातें पहुँचाई, आपके सहयोगी उनके बीच पहुँचे, इस पूरे काल के दौरान कोरोना काल के कारण से क्या ये चुनाव की जो आपकी पहले से तैयारियां थी ये भी प्रभावित हुई हैं? हाँ, कुछ दिनों जब लॉकडाउन लगा रहा उस टाइम पे ज़रूर प्रभावित हुई हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ है वैसे ही जितना समय मिला पूरा हम लोगों ने उसमें मेहनत की और हर ज़िले में हर जगह हम लोग गए हैं। अतः कोई प्रभावित होने की व्यवस्था नहीं हुई है। हाँ, लिंगरहन होने पर हम लोगों को भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ी है, लेकिन अब सामान्य स्थितियाँ हैं और हम लोग जहाँ तक पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँचे भी हैं और चुनाव पूरा कंट्रोल में है और हम लोग इसको अच्छी तरह से लड़के जीतेंगे। अच्छा, लगभग 1 महीने का आप समय, चुनाव की तिथि आ चुकी है, 1 महीने का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में क्या इसको आप प्रतिद्वंदिता के रूप में लेते हैं या ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी लोगों तक पहुँचने में? नहीं, अब तो बिल्कुल फाइनल टच के रूप में है। जो काम हमें करना था, जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब तो 1 महीने में हमें सारी व्यवस्थाएँ खाली देखनी है, चुनाव में कैसे व्यवस्था की जाए। अब कहीं पहुंचने की बहुत आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि वो सारे काम हम लोग कर चुके हैं। व्यवस्थाओं में हम लोग लगेंगे और हम समझते हैं कि समय से हम लोग व्यवस्थाएं भी कर लेंगे और चुनाव को ठीक से लड़ लेंगे। हरिकिशन तिवारी एमएलसी कैंडिडेट, इनसे यदि मैं पूछूं कि वो किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, सबसे बड़े बिंदु क्या रहेंगे? देखिए, सबसे बड़े बिंदु तो आपने देखा कि 70 साल के इतिहास में किसी भी स्नातक विधायक ने आज तक कभी भी ये समस्या नहीं उठाई जो आपके सामने ज्वलन समस्या आज की तारीख में है और परिवारों के सामने है, कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत हो गई और बेरोजगारों का पूरी तरह दोहन पूरी सरकारें कर रही हैं, सारी सरकारें कर रही हैं। मैं इसका बहुत बड़ा आरोप लगाऊंगा
कि ये सरकारें सिर्फ बेरोजगारी का दोहन कर रही हैं और सरकारी नौकरियां इस विभाग में सारे विभागों में समाप्त की जा रही। अभी मैंने लखनऊ में भी सारे कागज़ भेजे थे जिसमें सूचना अधिकारी मैंने मंगाया था, तो पता लगा कि विभागों में जितने विभाग उत्तर प्रदेश में हैं उनमें 50% स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। भले सरकारें कहें कि मैंने 3.5 लाख नौकरी दे दी, मैं कतई सहमत नहीं हूँ इस बात से। सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, 50% पद खाली पड़े हुए हैं, कोई भर्तियां सरकारें नहीं कर रही हैं, उसकी जगह आउटसोर्सिंग की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही हैं। आउटसोर्सिंग आप समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां लाते हैं और उसमें हमारे कर्मचारियों का सिर्फ और सिर्फ दोहन होता है और उनको 5 और 10 साल के बाद निकाल के बाहर कर देते हैं। आप कल्पना करिए कि 5 और 10 साल के बाद जो 10,000 रुपये उसको मिल रहे थे वो भी जब नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से आत्महत्या की ओर वो अक्सर होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसके ऊपर बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ तब जाकर शायद सरकारों को ये मौका मिलेगा कि वो कुछ काम करें आपके लिए। इसीलिए ये भी एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए रहेगा जिसमें हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, आपने देखा है तमाम वजीफे नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों को, हमारे को तमाम सारे, जैसे आपने देखा ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ये कोई नौकरी नहीं देता, सफ़ेद हाथी हो गया, ये कोई काम नहीं करता। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की योजना आई सरकार की, लेकिन उसमें भी हम कोई काम नहीं कर पाए, कहीं भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ा, कहीं भी हमारा ये नहीं दिखाई पड़ा कि हमने कोई रोजगार दे दिया उसमें। आपने देखा है कि ITI में औद्योगिक प्रशिक्षण वाले कार्यक्रमों में आपने देखा कि स्वरोजगार का कौशल विकास का एक योजना आई। कौशल विकास में तमाम पैसा लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं हुआ जिसमें कि हम लोगों को रोजगार दिखाई पड़ा हो किसी का भी। तो ये योजनाएं तो आ रही हैं लेकिन वो सड़क पर नहीं जा रही। हमारा उससे फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इन सब को ज़मीन से लेकर हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे जिससे ये हम दिखा सकें कि क्या आपकी स्थितियाँ हैं। और मैं समझता हूँ, मैंने चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ, किसी का पट्टा बांध के मैं नहीं जा रहा, इसलिए मैं अच्छी तरह से इनको उठा सकता हूँ, अच्छी तरह से अपनी बात कह सकता हूँ। अच्छी तरह से बात करना तार्किक आधार पर मुझे आता है। अच्छा, ये तो बात रही एक MLC प्रत्याशी की। और यदि अब मैं पूछूं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी से कि निजीकरण एक ऐसा मुद्दा इस समय वर्तमान में गंभीरता के साथ सामने आ रहा है, कई विभागों को निजीकरण के चंगुल पर लिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा जो सामने आता है वो विद्युत विभाग आता है। विद्युत विभाग के कर्मचारी लगातार इस ओर आवाज़ उठा रहे हैं, विभिन्न प्रयासों से, विभिन्न तरीकों से अपना मुखरता से विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में परिषद का इस ओर क्या दृष्टिकोण रहेगा? नहीं, अभी विद्युत विभाग वालों ने जब आंदोलन किया, परिषद उनके साथ रही, हम उनके साथ हैं आज भी। जो भी निजीकरण की व्यवस्था होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर सरकार जाना चाहती है, वो निजीकरण और वो एक ही चीज़ है और उसी का ये सरकार फ़ायदा उठाना चाहती है। सरकार तमाम विभागों को निजीकरण करना चाहती है। हमारे PWD को भी निजीकरण करने का प्रयास किया गया था। हम लोग 3 साल पहले बहुत विरोध किया था, हमने पूरा विभाग बंद कर दिया था, उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। अभी भी आपने देखा वापस लिया गया। हम उन चीज़ों का सबका विरोध करेंगे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियाँ जिसका नाम लोग भूल गए हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे प्रदेश में, देश में आ रही हैं, जो कि हमारा दोहन करेंगी, हमारा सारा पैसा उठाकर ले जाएंगी और वहाँ पर हम लोगों का यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो महंगी करेंगी। आप देखिए जितनी बिजली है जो है वो महंगी होगी। अभी आपने जियो का फ़ोन देखा होगा, जियो में पहले फ्री में बांटा गया, आज की तारीख में क्या हो रहा है, आपसे कितने पैसे लग रहे हैं आप खुद देख सकते हैं कि आपको एडिट बनाकर उसके बाद में फिर वो किस तरह से आपके साथ काम करते हैं। तो ये सब इनका सरकारों का है जिसको हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं और निजीकरण जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम लोग पूरी परिषद सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। जी तिवारी जी, बिल्कुल, क्योंकि अब आपका भी जैसे ही चुनाव की तिथि नज़दीक और घोषित हुई है उसके बाद में आपकी समय की व्यस्तता बढ़ चुकी है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये जानना चाहूँगा, हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत स्नातक के जो इस पूरे MLC के जो मतदाता होते हैं अपने आप में सक्षम होते हैं, अपने आप में पढ़े लिखे व्यक्तियों की इसमें पूरे में मतदान के लिए उनका आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे में उन अपने मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि चूँकि ये पढ़े लिखे लोगों का हमारा चुनाव है, इसमें समझना चाहिए उनको कि 70 साल के इतिहास में जो विधायक आपने चुने हैं अभी तक, उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपकी बात कितनी बार उठाई। और हमारा इतिहास भी आप देखेंगे तो हम समझते हैं, आप अगर गूगल में भी मेरा नाम डालेंगे तो पहला आदमी जिसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री संगठनों की मिलेगी जिसमें कि सरकारों से लड़ने का काम, मुद्दों पर लड़ने का हमने किया, जो किसी के पास ये उपलब्ध नहीं है। तो जब आप देंगे वोट तो निश्चित रूप से आप ऐसे व्यक्ति को जरूर देना चाहेंगे कि जो आपके लिए लड़े। और मैं समझता हूं कि आपने वोट चूँकि हमारे लिए बनाए हैं, जिन लोगों ने भी बनाए हैं उनको सभी को धन्यवाद दूंगा कि वो लोग हमारे इस मत में आगे आएँ और हमको जब वोट पड़ेगा तो हमें वोट देंगे ताकि उनके मुद्दों को जिस स्तर पर होगा उस स्तर पर उठाने का प्रयास जीवन भर मैंने किया, इसलिए आगे भी हम करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ रहे MLC प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी, जिन्होंने हमें बताया अपने चुनावी मुद्दों को लेकर। तिथियां घोषित होने के बाद में 1 दिसंबर को
मतदान होगा और उसके बाद में 3 दिसंबर को इनके चुनावों के परिणाम की घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद स्थिति सामने आ जाएगी। इससे पूर्व कोरोना काल के चलते जो बीच में इतना गैप रहा, उसके बावजूद भी आप जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त नजर आए। आपने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्व से वो लगातार राज्य कर्मियों की और विभिन्न समस्याओं को लेकर के उठाते आ रहे हैं, जिसके चलते आपको अपने जीतने की पूर्ण रूप से उम्मीद है और इसी को जीत को आश्वस्त करते हुए वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और अपने मतदाताओं को पहुंचकर उनके पास अपनी अपनी बातें उन तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। TV10 न्यूज़ भी पूर्ण रूप से आपको बधाई देता है पूर्व में ही कि आप यदि जीतते हैं तो निश्चित तौर पर राज्यकर्मियों की कई समस्याओं को आप हल करवा पाएंगे और ऊपर सदन तक आप उनको पहुंचा भी पाएंगे। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।